Hello dear students. So today we are going to start with our new topic of the chapter solutions. So now today we will deal with colligative properties. So colligative properties of non-electrolyte solutions especially. So what do you mean by colligative property? First of all you should know this. So colligative property means the properties. This is a physical property, okay, not chemical property. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब किस किस से डील होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जो पार्टिकल्स के ऊपर रहेगा, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो किसका फिजिकल प्रॉपर्टी? द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशंस दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स in the solutions and not on their nature. ठीक है, जो हम एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं तो हमको मालूम है सॉल्यूशन कैसे बन रहा है. सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए? हमको दो चीजें चाहिए, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट, राइट. और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए हमारा? सॉल्वेंट ऐसा जिसमें सोल्यूट डिजोल्व हो जाए, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. तो उसकी हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? जो कि नंबर ऑफ सोलिड पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है. मतलब कि जो सोलिड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में हमारे सोलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी वो प्रॉपर्टीज, और उसके नेचर पर नहीं रहेगी. नेचर मतलब कि वो आयोनिक है कि कोवैलेंट है, इस टाइप के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी. सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगी, क्योंकि उसके वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं. इसलिए हम बोल रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है. ओके, तो वो कौन सी चार प्रॉपर्टी है? देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेपर प्रेशर लोवरिंग, और हम इसको बोल सकते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जब हम सॉल्यूशन जब भी बनता है तो कैसे बनता है? सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने पर. तो जब भी सोल्यूट डालेंगे तो प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा. ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा. वो कैसे होगा इसका पूरा डिटेल हमको देखना है. अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चारों भी प्रॉपर्टी देखेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी देखना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है वो देखना है हमको. थर्ड पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका कैसे डिप्रेशन होता है, मतलब कि लोवरिंग होता है. ठीक है, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर. कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस का पता होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, पर उसका भी पूरा डिटेल हम लेंगे अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप. तो ये चारों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. चारों भी प्रॉपर्टी में से कोई भी एक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर चारों के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर दो कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं. तो वॉट एवर बी द नेचर ऑफ क्वेश्चन, आप लोगों को चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड भी करनी है, प्लस प्रैक्टिस भी करनी है. कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन है वो भी देखेंगे, प्लस उसके न्यूमेरिकल्स भी देखना है इसमें. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंसेप्चुअल है, फिजिकल का पार्ट है, तो नो नीड टू पैनिक. सिंपल है, बस एक बार थोड़ा सा इमेजिनरी होता है फिजिकल का पार्ट, तो समझने की कोशिश करना है. तो यहाँ पर हमको जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है? 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है. ठीक है, मतलब कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और लेस कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, लेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर रहे हैं. मालूम होगा सबको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है. जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, मतलब जिसमें आयंस नहीं रहेंगे, वो रहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो उसकी हमको कॉलिगेट, ऐसे ही सॉल्यूशंस के हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है. तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे वेपर प्रेशर लोवरिंग और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों भी सेम थिंग ही है. तो उसके पहले डिटेल में जाने के पहले व्हाट इज वेपर प्रेशर वो समझ लेते हैं. वेपर प्रेशर मतलब क्या होगा कि व्हेन अ लिक्विड इज क्लोज्ड इन अ
when a liquid in a closed container is in equilibrium with its vapor, then the pressure exerted by the vapor on the liquid is its vapor pressure. समझो कि एक ये कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या कर दिया है, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्लेस कर दिए हैं, कुछ तो भी कॉन्सेंट्रेशन के एक हमने लिक्विड प्लेस कर दिए हैं. तो ऑब्वियसली ये लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है. तो ये जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये लिक्विड का जो प्रेशर है वो इसके जो वेपर स्टेट में आने वाले जो मॉलिक्यूल्स है उनसे कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है. इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो ये जो लिक्विड फॉर्म में था और जब ये गैसियस फॉर्म में हो गया, मतलब वेपर फॉर्म में हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, इन इक्विलिब्रियम. तब हम उसको क्या बोलेंगे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली वेपर्स बनाने के लिए हमको एक लिक्विड को क्या करना है, हीट करना है, तभी वो जाके वेपर में कन्वर्ट होंगे. तो उस टाइम पे जो वो कन्वर्ट होंगे, जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जब वो कन्वर्ट होंगे तो वो एक इक्विलिब्रियम बनाएंगे. तो वो जो इक्विलिब्रियम बनाएंगे जिस पॉइंट पे, उस टाइम पे जो प्रेशर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर. तो देखो क्या है, अगेन वंस अगेन, व्हेन अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड इज इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है. तो वेपर प्रेशर का हमको पता चला है कॉन्सेप्ट क्या है, वेपर प्रेशर. अब हमको देखना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होता है. तो स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को समझेंगे. तो फर्स्ट हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उसमें पता चला कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब वो कैसा है कि वो इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है. जो नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट होता है, जैसे कि कैम्फर इवेपोरेट होता है, नैफ्थलीन इवेपोरेट होता है, ठीक है. तो जो नॉन वोलेटाइल है ऐसे सोल्यूट हम लेंगे जो कि नॉन आयनाइजेबल है, ठीक है, जो आयनाइज नहीं होते. वो सॉलिड इज डिजोल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है. नॉन वोलेटाइल, नॉन आयनाइजेबल सॉलिड मतलब कि वो क्या रहने वाले हैं, सोल्यूट रहने वाले हैं. इज डिजोल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, the vapor pressure of the solution is lower than that of the pure solvent, ठीक है. जो प्योर सॉल्वेंट था, पहले से जो लिक्विड सॉल्वेंट हमने लिया था, वो क्या कौन से स्टेट में था, सोल्यूट डालने के पहले प्योर फॉर्म में था. तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, जब हमने सॉल्वेंट में एक सोल्यूट को मिक्स किया है ना, तो वो क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया. तो जब ये जो सोल्यूशन बन गया सोल्यूट के डालने पे सॉल्वेंट में, तो ये प्योर फॉर्म में था, ये प्योर सॉल्वेंट, तो इसका अपना एक वेपर प्रेशर था. तो जब सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिक्स किया तो एक नया सॉल्यूशन बना, तो इसका भी एक अपना प्रेशर बनेगा. तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो नया प्रेशर बना है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट को हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी प्योर चीज को P0 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो नया प्रेशर बना है ये सोल्यूट के डालने पे, वो कैसा रहेगा, लोअर रहेगा या फिर लेस रहेगा. तो इसीलिए क्या बोला है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये सोल्यूट डालने की वजह से ये जो प्योर सॉल्वेंट है उसका प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है. उसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है. दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिजोल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट. एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने की वजह से जो प्योर सॉल्वेंट का जो अपना खुद का प्रेशर था वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है. इसलिए उसको क्या बोला है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है. तो फिर देखो क्या होता है, जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे उसकी क्या टेंडेंसी होती है. व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, when the solute is non volatile, it does not contribute to the vapor pressure above the solution, and hence we consider vapor pressure of solution equal to the vapor pressure of solvent above the solution. इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
अबव द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्वेंट में, इसका बोलने का मीनिंग ये है कि जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ये अबव द सॉल्यूशन बोलने का मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, और जब वो ज्यादा रहेगा उसको हम इक्विवेलेंट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे करके। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्योर है, प्योर चीज को हमने पी नॉट से डिनोट किया है। तो इफ P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, है ना, तो क्या होने वाला है, देन P1 विल बी लेस देन P01, क्योंकि जो प्योर फॉर्म है ना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं P1 नॉट मतलब कि प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है कंपेयर टू P1 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। अब अबव द सॉल्यूशन बोलने का मतलब देखो ये क्या है, एक समझो ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है और ये दूसरा कोनिकल फ्लास्क है। तो इसमें पहले से एक सॉल्वेंट था, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट था, और फिर बाद में हमने इसमें एक सॉल्वेंट में क्या मिक्स किया, सोल्यूट मिक्स किया। तो सोल्यूट क्या करेगा, ये जो सॉल्वेंट था इसमें जो इसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इसके बीच में की जो स्पेस है वहां पर ऑक्यूपाई होने की कोशिश करेगा इस तरीके से। ये ग्रीन डॉट से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो स्पेसेस है वहां पे ये सोल्यूट आएगा। ओके, हम यहाँ से सोल्यूट डाल रहे हैं। तो ये सोल्यूट क्या करता है, जो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये जो प्योर सॉल्वेंट था उसके बीच की स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। इसका जो वेपर प्रेशर है, ये बोलने का मीनिंग इस स्ट्रक्चर, इस फिगर से समझो कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, इस चीज को डिनोट कर रहा है कि यहाँ के जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सोल्यूट ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके वजह से इसका वेपर प्रेशर कैसा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि द वेपर प्रेशर लोवरिंग इज, वो जो लोवरिंग हो रही है मतलब कि लेस हो रहा है सोल्यूट के डालने की वजह से, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा P। डेल्टा को हम यहाँ क्या बोलेंगे, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इक्वल टू प्योर का जो रहेगा वो ज्यादा है इसलिए P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट का है माइनस सॉल्यूशन, ये किसका है, सॉल्यूशन का है, और ये किसका है, सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का। ओके, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन। अब इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन देखो, रीजन नंबर 1 कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द ईज विथ विच द मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, है ना। जो लिक्विड था हमारा, सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर वो लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना इजीली वहां से प्रेशर अप्लाई करने पे वो क्या होने वाला है, इवेपोरेट होगा, मतलब वेपर बनेंगे। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने इजीली वो बनता है। ओके, कितने इजीली मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे या फिर एस्केप होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, some of the surface molecules of solvent are replaced by non-volatile solute molecules। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर में ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया था कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी जगह कौन लेगा, सोल्यूट लेगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, दिस सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर अबव द सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होने वाला है वहां पर ये सोल्यूट मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, एंड दस द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द नंबर एट द सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
देखो यहाँ पर इस फिगर में ये जो प्योर सॉल्वेंट के पास कितना बड़ा सरफेस अवेलेबल है उसका वेपर प्रेशर या प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आने के वजह से सॉल्वेंट में, ठीक है, सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट को डाल दिया तो एरिया भी कम हो गया प्रेशर एक्सर्ट करने का, तो ऑब्वियसली एरिया कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये सारे रीजंस बेसिक रीजंस है कि क्यों वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है करके, ठीक है। तो थर्ड रीजन कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल फॉर द वेपराइजेशन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द नंबर एट द सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जो सरफेस पे जो प्योर सॉल्वेंट है उसके कंपेयर में उनको सरफेस एरिया कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि वहां पर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और रीजन है, एज ए रिजल्ट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ सोल्यूशन वेपराइज एट स्लोअर रेट देन द प्योर सॉल्वेंट, है ना। वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा था सॉल्वेंट सिर्फ जब वो अकेला था तब वो आराम से अपने वेपराइज हो रहा था, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में करके स्पेस थी उसके पास। लेकिन जैसे ही सोल्यूट डाला तो क्या हो गया, जो ये एरिया था वो भी कम हो गया, तो इसके वजह से वेपराइजेशन का जो रेट कैसा हो गया, स्लो हो गया। तो दिस रिजल्ट्स इन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके वजह से और क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम होता गया। ओके, तो ये तीनों चारों रीजंस है कि क्यों वेपर प्रेशर लो हो रहा है करके। अब थोड़ा सा इसका डेरिवेशन पार्ट देखेंगे, एप्लीकेशन कि रेयॉल्स लॉ क्या बोल रहा है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अकॉर्डिंग टू रेयॉल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। तो उसको हमने किससे डिनोट किया था, P1 इक्वल टू P01 इंटू X1। वेपर प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। X1 से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो इसका ग्राफ क्या डिनोट कर रहा था कि फ्रॉम ग्राफ P1 वर्सेस X1 कैसा आ रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन आ रहा था, ठीक है। फिर ये हो गया फॉर X1 अगर एक ही सॉल्वेंट है तो, लेकिन हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब कि दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो उसके लिए X1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, X1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस X2 हो जाएगा। ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। दो अगर कंपोनेंट है तो एक का मोल फ्रैक्शन X1 और दूसरे का X2। तो जब हम फिर से बाइनरी सॉल्यूशन देखेंगे तो दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा X1 और दूसरा रहेगा X2। तो अगर इसमें से एक की वैल्यू निकालना है, जैसे हमने यहाँ X1 लिया है तो हमको X1 की वैल्यू निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस X2, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस X2, ओके। ब्रैकेट ओपन करेंगे, P1 इक्वल टू P1 नॉट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही माइनस P1 नॉट X2, ठीक है। फिर हमको क्या निकालना है, डेल्टा पी या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट स्टेप लिखिए, पूरा इक्वेशन माइनस का प्लस में चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगी तो P1 नॉट, या फिर इसको इंटरचेंज कर दो, P1 नॉट 1 इंटू X2, ठीक है। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। तो इसमें से हमने क्या निकाला था पहले, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब P1 नॉट माइनस P1, प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा P, है ना। ये निकाला था P1 नॉट डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन P1, ठीक है। तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखा हमने P1 नॉट इंटू X2, ठीक है। यही वैल्यू जो है किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगी, P1 नॉट X2 के। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर
2। इसके बाद में 10 डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन x2, बराबर है, x2 पे डिपेंड हो गया डेल्टा पी यहाँ पर, दैट इज ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड हो गया, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है उस पे। तो देयरफॉर हम बोलते हैं कि 10 डेल्टा पी मतलब कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने पहले डेफिनेशन में बोली थी कि क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड है, तो वो हमने इसमें से डिराइव किए। ठीक है, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अभी डिटेल डिस्कशन लेंगे उसका भी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव मतलब रेशियो हम देखेंगे अभी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मतलब कि मोल फ्रैक्शन, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर एंड हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल्स में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी हम निकाल सकते हैं। जब रिलेटिव बोल रहे हैं तो कंपैरिजन आएगा, मतलब कि रेशियो आएगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा उसका रेशियो, है ना, क्योंकि हमको सब कुछ किससे कंपेयर करना होगा, प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इसलिए। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी मतलब कि क्या है, वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट, ओके, जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला था, डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम किससे डिनोट करते हैं, P1 नॉट से। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा पी की वैल्यू निकाली थी, देखो क्या निकाली थी, डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट, है ना, P1 नॉट माइनस P1। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो, डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो ये पुट करने पे हमको डेल्टा पी डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 हमारे पास था, कौन सा था, डेल्टा पी इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको कुछ रेशियो दिख रहा है, ये वाला रेशियो, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसी के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 के हमको क्या कंक्लूजन निकलेंगे कि डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो है रेशियो है, रेशियो मीन्स रिलेटिव वैल्यू हमने निकाली है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है। x2 मतलब क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, या तो फिर मोल फ्रैक्शन। अभी हम आगे मोल फ्रैक्शन भी निकालने वाले हैं। तो डिपेंड ऑन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो है रिलेटिव, ये इसको हम डेल्टा पी को इससे भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा पी इटसेल्फ लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं, जैसा भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएगा वो हमको फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात कि मोलर मास निकालना है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, देखो मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग कैसे निकालेंगे। अभी ये इक्वेशन डिराइव किया था, डेल्टा पी बाय P1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, और इसके पहले की शायद क्लासेस में 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू इट्स मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। अब x2 का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो वो क्या रहेगा, x2 का निकालना है तो x2 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन,
x2 है तो n2 रहेगा ऑब्वियसली न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब n2 है तो n1 प्लस n2, दो बाइनरी कंपाउंड देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 हो जाएगा। ये आपको रिकॉल करना पड़ेगा, यू हैव टू रिकॉल इट फ्रॉम योर प्रीवियस सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड, जहाँ आपने पढ़ा होगा शायद से। तो वेयर n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सॉल्वेंट और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है n1 एंड n2। लेकिन स्टार्टिंग में हमने बोला था कि हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंसिडर कर रहे हैं। तो जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं तो n1 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑब्वियसली कम रहने वाले हैं, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि n1 के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ज्यादा है, ठीक है। तो n2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे, नेग्लिजिबल है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम उसका क्या करेंगे, टोटल जो रहेगा n1 प्लस n2 विल बी इक्विवेलेंट टू n1, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से। तो फिर हमारा जो अबव इक्वेशन है, ये इक्वेशन वो क्या बन जाएगा, x2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन का वैल्यू है हम क्या बोल रहे हैं, इट इज इक्वल टू n1। तो इस इक्वेशन में हमने इसको n1 कर दिया है। तो फिर इक्वेशन 4 जो है हमारा, जो पहले था जिसमें हमने क्या निकाला था, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, वो क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, इक्वेशन 4 क्या था, इक्वेशन 4 इज डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2। ये जो इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा, उसमें हम x2 सेम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, n2 बाय n1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स गिवन है तो, ठीक है। इसके बाद में अगर सपोज हमने क्या किया, इफ वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कुछ हम वेट कंसिडर कर रहे हैं अगर हम लोग, तो अगर W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट डाला हमने W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन आर देन नंबर ऑफ इसको हम कैसे लिख सकेंगे, n2 इक्वल टू, n2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और n1 क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जो 1 रहेगा वो हमेशा सॉल्वेंट और 2 जो रहेगा वो हमेशा सोल्यूट, ठीक है। तो अगर हमने उसका वेट कंसिडर किया तो हम उसका मोलर मास भी कंसिडर करेंगे। तो वेयर mn, m1 एंड m2 आर द मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट रेस्पेक्टिवली। ये जो वैल्यू है n1 और n2 की, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन बना था पहले 6 नंबर का, उसमें पुट करेंगे। तो x2 इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट, ठीक है। तो इक्वल टू क्या था, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 ऐसा आया था। तो n2 के जगह पे हम क्या डालेंगे, उसका जो रेशियो हमने अभी कैलकुलेट किया, अगर हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको उसका मोलर मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो W2 डिवाइडेड बाय M2, और n1 की वैल्यू क्या रहेगी, W1 डिवाइडेड बाय M1। तो अब ये इक्वेशन आप लोग यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो, लेकिन फॉर योर ईज, मतलब इजी होने के लिए हम इसको फर्दर क्या करेंगे, डेल्टा पी की वैल्यू को P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा पी की वैल्यू या लोवरिंग जो है वेपर प्रेशर गिवन है तो डायरेक्ट वो लिख के P1 नॉट मतलब प्योर का डिवाइड जो है रेशियो इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिर्फ W2 इंटू M1 हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में जाएगा, और W1 ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो M2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप लोगों को इस वे में इजी जाता है तो आप लोग इसको इस वे में इस फॉर्म में याद रखो, ये इजी जाता है तो इस फॉर्म में याद रखो, ठीक है। तो बाय नोइंग ऑल अदर क्वांटिटीज मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट M2 कैन बी कैलकुलेटेड। आपको M2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मतलब कि सोल्यूट नंबर ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमको वेट पता है दोनों का, मोलर सॉल्वेंट का और सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ
सॉल्वेंट पता है तो हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो देख लेंगे। ठीक है, सो देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। क्वेश्चन है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मेजर कितना है, 394 ग्राम, और वाटर इज अ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, जिसका वेट दिया हुआ है 622 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 30.74 mmHg एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है। सो इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री इज 31.8 mmHg, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास पूछा हुआ है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 को हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय P1 नॉट। और हमारे पास में क्या क्या गिवन है, वेट और मोलर मास गिवन है, तो उसका भी फॉर्मूला है W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। वैल्यूज़ क्या क्या है, देखो W2 की वैल्यू गिवन है सोल्यूट की, सॉल्वेंट का वेट गिवन है W1, मोलर मास ऑफ वाटर हमको ये पता रहना चाहिए, मोलर मास ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, वाटर जब भी आया तो ये आप लोगों को याद रखना है कि उसका कितना मोलर मास होता है, 18 ग्राम। P1 जो है उसकी वैल्यू गिवन है 30.74 mmHg, और P1 नॉट प्योर का भी, वाटर का भी गिवन है 31.8 mmHg। तो ऊपर के फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर कैलकुलेट करके देखेंगे, तो हमको ये M2 की वैल्यू आनी चाहिए, जिसको हम डायरेक्ट 342 यहाँ पर आ रहा है, तो 342 ग्राम पर मोल लिखेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल है, प्लीज़ प्रैक्टिस करके आप लोगों को देखना है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है ये भी। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है, मोलर मास जिसका 78 ग्राम पर मोल है गिवन है, एट ए सर्टन टेम्परेचर इज 640 mmHg। मतलब इसका भी क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मास 2.315 ग्राम गिवन है, मतलब W2 गिवन है, 2 is added to 49 gram of benzene. The vapor pressure of solution is 600 mmHg and what is the molar mass of solute। मतलब मोलर मास निकालना है, M2 हमको निकालना है। फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। सारी वैल्यूज़ जो गिवन है वो पुट करना है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे कि 2.315 इंटू 78 होना चाहिए, वो माइनस लिख दिया है गलती से, तो आप लोगों को ये करेक्ट कर लेना है और कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करके देखना है। आंसर आता है 72.23 ग्राम मोल। कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में तो मुझे पूछो, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, पर सेल्फ में कैलकुलेट करके देखो, माइनस के जगह पे इंटू साइन लिखना है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी दूसरे क्वेश्चंस जो होंगे सिमिलर, वो भी तुम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, जो आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक्स होंगी उसमें से देखकर। और भी जो फॉर्मूलेज है इससे रिलेटेड वो सारे शॉर्ट नोट्स में मैं दूंगी, वो भी सॉल्व करके देखना है। ओके।